अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, कोरोना की चौथी लहर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सर उठाती चली जा रही है। ओवरऑल भी मुल्क में काफ़ी केसेस हैं, लेकिन ख़ास तौर पर सिंध में सूरत हाल काफ़ी गंभीर और संगीन है, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया था कल। आज से उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुका है, आज पहला रोज़ था। इसके साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी जो मुहिम है वो तेज़ कर दी गई है, ना सिर्फ सिंध हुकूमत की जानिब से भी, ओवरऑल भी हम मुल्क में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में जो एक चीज़ अफसोसनाक है, सबकी काविशें अपनी जगह, लेकिन एक चीज़ जो अफसोसनाक है जो कि हमने कोरोना के शुरू से ही देखी है, वो ये कि सियासत इस मौजू पर भी ख़त्म नहीं हुई और इस पर भी बयानबाजी सियासी रुकी नहीं। शुरू में भी हमने देखा कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के सिंध और वफाक पर एक दूसरे पर उनके ना सिर्फ ये कि बयानबाजी, तनकीद, इल्ज़ामात जारी रहे, बल्कि आज भी जब हम कई लहरों का मुकाबला कर चुके हैं मिलजुल कर इस वबाई मर्ज़ का, लेकिन इसके बावजूद भी जब सिंध हुकूमत ने इस पर लॉकडाउन लगाया है तो वफाक की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। वफाकी वुज़रा ख़ास तौर पर ऐसा लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट को इस पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन सिंध भी इस पर खामोश नहीं है। उनकी जानिब से भी तुर्की ब तुर्की जवाबात दिए जा रहे हैं और इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कोरोना पर यह सियासत होनी चाहिए थी या नहीं, इस पर तो हम थ्रू आउट बात करते रहे हैं, लेकिन इस मौके पर भी आ करके अभी तक पॉलिसीज़ में इतना तजाद क्यों है और किसके इल्ज़ामात ठीक हैं या नहीं, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज़रा सुनवा दूँ कि कहा क्या जा रहा है एक दूसरे को। सबसे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से जो तनकीद की है वो देख लीजिए। अगर सिंध हुकूमत यूनिलैटरली NCOC के फैसलों के खिलाफ, वफाकी हुकूमत की डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री बंद कर देती है, उससे पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचेगा। जब मईशत ऊपर जा रही है उस वक्त आप एक कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 149, आर्टिकल 151 और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है, आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले पर एक कदम और आगे दिखाई दे रहे हैं। वो तो ये समझते हैं कि खास करके सिंध और कराची में जो इस वक्त कोरोना की बुरी सूरत हाल है उसकी तो जिम्मेदारी वफाक है। उनका क्या कहना है? सिंध हुकूमत स्टेप्स ले रहे हैं, उनको सैबोटाज कर रहे हैं। अगर हमारा ये सिलसिला नाकाम होता, अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है, तो उसका जिम्मेदार खान साहब और उनके वुज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिन्होंने हमारा वैक्सीनेशन का सिलसिला को अंडरमाइन किया, जिन्होंने हमारा लॉकडाउन का सिलसिला को अंडरमाइन किया है और बहुत ही बुरा पैगाम भेजते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान है। तो इस तरह इस मामले पर भी हमें नजर आ रहा है कि एक ना सिर्फ ये कि इख्तिलाफ है, तजाद है, बल्कि सियासत भी हो रही है। सियासत के पीछे पसे पर्दा क्या मकासद है, कौन किस घात में है, वो भी ज़रा हम पहलू देखेंगे, लेकिन पहले ज़रा इल्ज़ामात को चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। इमरान साहब, किस किस तहफ़्फ़ुज़ात आपको जायज़ नज़र आ रहे हैं? कौन सच कह रहा है और कौन गलत कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं और बड़े खुल कर तनकीद करते हैं, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि सिर्फ सिंध हुकूमत ही ज़िम्मेदार नहीं है। आप देखें वफाकी वुज़रा जो हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं। अगर सिंध में जो जिस तरह से कोरोना और ख़ास तौर पे कराची में जिस तरह से ये डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, तो ये ख़तरा है कि इतनी तबाही ना मचाए। तो उसमें आप ये बताएं कि अगर उसमें सिंध हुकूमत को स्टेप्स लेना चाह रही है तो आपने उनको क्यों रोकने की कोशिश की है? आपको तो चाहिए कि उनको उनकी हौसला अफजाई करें और उनसे कहें कि जनाब बिल्कुल वफाक आपके साथ है, आप बिल्कुल स्टेप्स लें और कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। लेकिन हमारे वुज़रा जो हैं हर मसले को एक सियासी मसला बना देते हैं। अब आप देखें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा है, या गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने जो कुछ कहा है, या दूसरे वुज़रा ने जो इस पर अपनी अपनी राय पेश की है, मैं कहता हूँ कि आपने सिंध हुकूमत को अपनी नाअहली छुपाने के लिए एक मौका फराहम कर दिया। वो इस तरह से कि सिंध हुकूमत अगर पहले ही कुछ कर नहीं रही, अगर उन्होंने अब भी ये कहा कि जी हमने कॉस्मेटिक ही समझ लें, उन्होंने कोई इकदाम किए, तो अब वो कहेंगे जनाब हम तो करना चाहते थे, हमें तो देखें हुकूमत ने कुछ करने दिए, वफाक ने कुछ करने दिया। हालांकि आप एक चीज़ को ज़हन में रखें कि सिंध हुकूमत ने भी क्या किया।
कल का डबल सवारी पे पाबंदी होगी, आज का आज पाबंदी खत्म हो गई है। कल कुछ इकदाम किए, आज उनके खात्मे का ऐलान कर दिया। यानी अमलन तो सिंध हुकूमत भी उस तरह से नहीं कर रही जो कि करना चाहिए। अच्छा, तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि सिर्फ एक चीज को बुनियाद बना करके जी आप इंडस्ट्री क्यों बंद कर रहे हैं, आप फला, आप निगोशिएट करें, आप बैठ के आपस में करें। और खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम सियासतदानों से, वो सिंध हुकूमत से हो, वो वफाकी हुकूमत से हो, कि अवाम की जानों का सोचें, हर वक्त अपनी सियासत का ना सोचें। अवाम वो इकदाम करें जिनसे वाकई कोरोना से हम छुटकारा पा सकें और अवाम बच सके। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ है, इस पे मैं दोबारा आती हूँ कि बहरहाल वो ये नहीं कह रहे कि हम सियासत के लिए करें, वो कहते हैं जी उससे अवाम का जो रोजगार जा रहा है उसकी तरफ भी तो कोई ध्यान करे। लेकिन उस पर मैं बात करती हूँ बाद में। लेकिन पहले हिलाली साहब आपसे मैं दो तरह से ये सवाल करना चाहूँगी। पहली तो ये कि ये आखिर आपको क्या वजह नज़र आ रही है कि सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में क्यों ज़्यादा इतने केसेस बढ़े जबकि बाकी मुल्क में उस तरह की वर्स्ट सिचुएशन नहीं थी? इसमें क्या सिंध गवर्नमेंट की कोई नाअहली है या अवाम का अपना कसूर है? और फिर दूसरी ये भी बात जो ये सियासत हो रही है और इल्ज़ामात लग रहे हैं। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि एक सवाल का जवाब दें। 40 लोग कराची आए कोरोना वेरिएंट के साथ, अब वो ट्रेस नहीं हो सकते हैं कि वो 40 लोग किधर गए। किसी को नहीं पता वो 40 लोग किधर गए हैं, मगर सबको पता है इसलिए कि उनका टेस्ट हुआ था कि उनको, और ये इंडियन वायरस है। अब मैं डेल्टा वेरिएंट, इंडिया वेरिएंट, ये मूडी को खुश करने के लिए उन्होंने डेल्टा किया है, पता नहीं क्या बेकार नाम रखा है। अगर इंडियन रखते तो सब लोग समझ सकते किधर से आया है और क्या है। अब ये जो इंडियन वायरस, इंडियन/डेल्टा वायरस है, 40 लोग कराची में आए और निकल गए, किसी को नहीं पता वो किधर है। तो इसका मतलब क्या होता है? इमरान याकूब ने टच किया इस पे। देखिए, हम लोग अपने गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट हो, फेडरल कुछ हद तक, बट डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट पे हमें एतबार नहीं है उन पे। हम समझते हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज आर जीरो। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप कहते हैं कि वर्कर्स को सिर्फ एक्सपोर्ट, बेशक वर्कर्स सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को जाके काम करना चाहिए, वेरी गुड, मगर साथ साथ आप बसेस बैन कर देते हैं। भाई वो पहुंचेंगे कैसे? अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि डबल सवारी बैन हो जाए। मैं जानना चाहता हूं, पैंडेमिक है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, और डबल सवारी जब आप रिश्तेदार है, वो बीमार है, वो गरीब आदमी है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास एक स्कूटर है, वो कैसे ले जाएगा अस्पताल? वो कैसे पहुंचाएगा उनके पास उनको? फिर आपको जाके खोलना पड़ा बाद में। आप जाके कहते हैं कि तुम्हारा तनख्वाह हम रोक देंगे, आप कहते हैं तुम्हारा सिम हम बंद कर देंगे। एक आदमी ने मुझे कहा, सर सिम बंद, मेरा सिम बंद है, पैसे चाहिए, मदद चाहिए, फोन दो। एक दूसरा आदमी कहता है, सर अगर तनख्वाह ना मिले, मैं तो रोज ही कमाता हूं, मेरे खानदान रोज मेरे से पैसे लेते हैं खाने पकाने के लिए, सैलरी अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? कोई आपने इंतजाम किया है खाने का? कोई आपने इंतजाम किया है पैसों का? क्या व्हाट इज दिस? क्या ये दुश्मन है तुम्हारे कि तुम्हारे हम वतन है? अच्छा, आप कहते हैं दुकानों को 6 बजे बंद कर दो, फिर नेक्स्ट डे आप कहते हैं ठीक ठीक 8 बजे से खुला रख सकते हो। अब मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे पता है, आपने कभी सुना है कि 9 दिन के लिए बंद होगा? भाई 7 दिन क्यों नहीं, 14 दिन क्यों नहीं? ऐसे होते हैं, 1 महीना बेशक अगर रिक्वायरमेंट्स है, मगर 9 दिन क्यों? मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी की तो पता चला कि ये जो शाह है ना, मुराद अली शाह, काइम अली शाह, ये शाह वो शाह, ये 9 दिन है मुहर्रम के पहले। 9 दिन के बाद 8 या 9 अगस्त को मुहर्रम आएगा, तो जल्द से जुलूस होंगे, तो उस वक्त खुल जाएगा। और क्या होगा? उसके बाद बंद हो जाएगा। अच्छा, फिर से? और क्यों? कब तक? ईद और मिलाद और नबी तक बंद हो जाएगा। देखिए, खुदा के लिए ये आप कर क्या रहे हैं? माने कि आई एम नॉट श्योर,
मैं नहीं कहता कि मैं कसम खा के कह सकता हूं कि उन्होंने इसलिए किया कि वो मुहर्रम के प्रोसेशन थे, मगर मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट द कंडीशन ऑफ द बीमार ऑफ द वायरस माने कितना फैला हुआ है वो इंपॉर्टेंट है कि एक रिलीजियस हॉलिडे, एक रिलीजियस फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपने इसमें काफी पॉइंट्स उठाए लाल साहब। लेट मी चेक इमरान साहब क्या इस पे कमेंट करते हैं। इमरान साहब, जब इतनी लैक ऑफ स्ट्रेटेजी है जिसकी पॉइंट आउट किया है हिलाली साहब ने, तो फिर जाहिर है ओपोनेंट पार्टीज और वफाक तो उस पर तनकीद करेगा ही। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से बाकी सूबों ने उसको मैनेज किया है, तो सिंध भी स्मार्ट लॉकडाउन के तरीके से उस पर क्या अमल करके नहीं कर सकता मैनेज? बाकी भी तो हमने साल भर सारी वेव ऐसे ही गुजारी हैं। असल चीज़ ये है कि आपकी कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट कितनी है, आप क्या कर सकते हैं और वाकई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या सिर्फ आपने बातें ही करनी है। जब ये देखें कि वज़रा का हाल ये हो कि एक तरफ से तनकीद और दूसरी तरफ से नासिर शाह साहब उनकी गलतियां निकाल रहे हों कि जी उर्दू में ऐसे नहीं लिखते ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते ऐसे लिखते हैं, यानी एक तरह का मजाक एक दूसरे से हो रहा है। मामला ये कि हमें किसी की भी मजहबी उससे कोई इनकार नहीं है, हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल है, वो किसी भी मसलिक से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हज और उम्रा पाबंदी लग सकती है कोरोना की वजह से, बहुत कम लोगों ने इस्तीफा भी किया। बिल्कुल। अब देखें तो उसमें फिर हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो उर्स हो, वो मुहर्रम की महाफिल हो, वो कुछ हो, वो मजालिस हो, हमें उसमें भी इसका SOPs का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मजहबी मामले में होता ये है कि क्योंकि लोग जज्बाती हो जाते हैं तो फिर उस भीड़ में उस तरह से मुमकिन नहीं रहता। कुंभ के मेले में देखिए ना इंडिया में कितना वो फैला। अब हमारे पास सामने मिसाल है ना। बात ये है कि क्या सिंध हुकूमत वाकई ही इस पे कराना चाहती है, और अगर करवाना चाहती है तो उसने पहले ये स्टेप्स क्यों नहीं लिए? सिर्फ इसलिए कि अब उनको एकदम से सर पे पड़ कर तो उन्होंने कहा जी अब ऐसे कर देते। अच्छा, उसमें ज्यादा मैं सब पता है क्या हो रहा है इमरान साहब, मैं तो आज वो देख रही थी जो वैक्सीनेशन के लिए लोग आए हुए थे एक्सपो सेंटर में, आज जो वाकया हुआ है, मुझे लग रहा है वैसे कोरोना शायद कम फैलता जितना जमघटा वहां बन गया वैक्सीनेशन। और आपने जो ये कहा ना जी सिम बंद हो जाएगी जी, सैलरी नहीं होगी जी, फलान अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा। अच्छा, अब या तो फिर ये है कि आपके पास इतने वसाइल होते हैं कि आप हर गली के नुक्कड़ पे, आप किसी भी हर मोहल्ले में एक वैक्सीनेशन सेंटर खोल दें, हर यूसी में जो यूसी का दफ्तर होता है उसमें आप वैक्सीनेशन सेंटर खोल दें और लोगों से कहें कि आपको कहीं एक्सपो सेंटर आने की जरूरत नहीं है, आपके नजदीक चले प्राइवेट घर खुद ही पहुंच जाएंगे। प्राइवेट क्लिनिक तो हर गली में हर मोहल्ले में होते हैं ना। आप जितनी मेडिकल चेन्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, उन पे अपना एक एक बंदा बिठाते हैं और उनसे कहें जी आप मोहल्ले की फार्मेसी पे आए, आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी हुकूमत की तरफ से। आप या तो इस तरह का अरेंजमेंट कर दें, लेकिन अगर आपने खुद ये मनाजिर जो हम दिखा रहे हैं, अगर वहां सैकड़ों लोग मौजूद है और धक्कम पेल हो रही है और बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, तो फिर तो वहां जिसे नहीं भी होना अल्लाह माफ करे, मैं वही तो कह रही थी कि 100 में से 30 लोगों को अगर कोरोना हो रहा है तो फिर सूरत हाल सुन लें, और आप ये देखिए इस फुटेज में कि कितने % लोगों ने मास्क पहना हुआ है और जिन्होंने मास्क लिया भी हुआ है अक्सरियत ने वो नीचे उतार के रखा हुआ है। यानी आपने ना तो मास्क पहनना है, अवाम की भी तो देखे ना हाल, ना आपने कोई और प्रिकॉशंस मेजर्स इख्तियार करने हैं, तो फिर आपने खुद ही शिकार होना है। ठीक है, हिलाली साहब भी इस पॉइंट पे कुछ कहना था। हिलाली साहब, इन्होंने वैक्सीनेशन के तो इंतजाम भी इतने अच्छे नहीं किए, इससे तो और कोरोना फैल जाएगा। बल्कि देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शोर मचा रहे थे कि हमें पैसे दो, पैसे दो, हम वैक्सीन लेना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने इनको पैसे दिए थे। मैं वो जानना चाहता हूं वो वैक्सीन किधर है। इसलिए आपको पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है, खासतौर कराची में, आप घर पे बैठ के प्राइवेटली पैसे देके एक वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, 5,000 लेते हैं, वो आपको एक वैक्सीन देंगे। वो वैक्सीन आता किधर से है? वो वैक्सीन उधर से आता है जिस लोगों को वो नमक का पानी इंजेक्ट करते हैं, फिर वैक्सीन बच जाता है एक। अच्छा। और वही वैक्सीन फिर वो आके बेचते हैं और वो प्राइवेटली लोगों को मिलता है। ये हुआ है, पकड़े गए हैं लोग। दूसरी बात, अब आप चेकिंग कर रहे हैं, एक आदमी आता है, आपके पास क्या है चेक करने के लिए कि उसका आईडी कार्ड में
इसने वैक्सीन लिया है? यू नो, यू हैव नथिंग, आपके पास यू हैव नो गैजेट, कोई मशीनरी नहीं है, कोई सिस्टम है, और हर एनआईसी के ऊपर एक कोड भी जारी किया जाता है। देखिए, हर कैसे नहीं करते हैं, 3-3 दफे लोग रोके गए हैं और 3-3 दफे लोगों को फाइन हुआ है। क्यों? पैसे बनाने के लिए। अच्छा, वो एक अलग बात है कि उसको कोई एक्सप्लॉइट करे। जब आपका सिस्टम, सही कह रहे हैं, जब आपका नहीं, दिस यू हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड समीना, इट्स नॉट इनफ कि से आई वांटेड। रिश्वतखोरी, चोरी, ब्राइबरी, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, इट्स एंडेमिक। तो मैं ये सिर्फ आपको कहना चाहता हूं, जब आपको पता है ये सब चीजें, तो फिर आपको जब स्टेप्स आप लेते हैं, यू हैव टू टेक इट विद दैट इन माइंड। ये है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। फिर आप लोग कहते हैं कि क्यों लड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं, माय गॉड, अगर मुझे पता चलता मेरे 5 बच्चे भूखे हैं और एक आदमी मेरे आगे जा रहा है लाइन में वैक्सीन के लिए, या 10 मेरे सामने 10 आदमी को ले आ रहा है, मैं भी बड़ा नाराज होऊंगा, बिकॉज व्हाट इज एट स्टेक। मेरी फैमिली जो है उनको और खाना नहीं मिलेगा कल आज, अगर मैं ये वैक्सीन नहीं लिया, मिसाल के तौर पे। So what I'm trying to tell you is, ये है सिचुएशन, कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट भी है और करप्शन भी है, दोनों चीजें। हिलाली साहब, एक और चीज है कि आप देखिए, हमारे यहाँ वैक्सीन वो लग रही है जिसकी 2 डोजेज है। अब असल अगर आप देखेंगे तो दूसरी डोज के भी 3 हफ्ते के बाद आपका इम्यून सिस्टम इस काबिल होता है जो आपको रोक सके, जिससे आप बीमारी से बच सकें। तो जिस तरीके से आप वैक्सीन कर रहे हैं, उस तरह तो आप सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि अगर किसी को एक भी नहीं लगी है, अगर किसी को 1 डोज लगी है, तो उसकी तो कोई रुकावट नहीं है। लिहाजा इनको इस पे सीरियसली सोचना चाहिए कि हमने लोगों को किस तरह से बचाना है। चलिए, ये तो वैक्सीन और उससे रिलेटेड बात हो गई कि मर्ज से रिलेटेड। अब जरा इस पर आ जाइए कि जो मईशत के हवाले से बातचीत हो रही है, तो उसमें तो इमरान साहब वज़रा ये कह रहे हैं कि जी आप मईशत जो है, आज शेख रशीद साहब ने भी ये बात की, अपने हाथों मईशत तबाह कर लेंगे सिंध वाले। आज ज़ाहिर है आपने फवाद चौधरी साहब को भी सुना। तो जो वज़रा का बेसिकली नज़र आ रहा है कंसर्न, वो ये है कि जनाब मईशत आपकी बहुत बुरी तरह से बैठ जाएगी और गरीब भी जो है वो उससे अलग डिस्टर्ब होगा। ज़ाहिर सी बात है, जो डेली वेजर्स हैं। तो ये हमने देखा कि सारे मुल्क में ही स्मार्ट लॉकडाउन से ही इसको मैनेज किया गया, उधर यहाँ पे ये क्यों नहीं किया गया? देखिए समीना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कराची आपकी मईशत का पहिया है, पूरे मुल्क की मईशत कराची से चलती है। अब मुझे तो इस बात की एक खुशी भी है कि चलें, आखिर हमारे कोई तो ऐसे सियासतदान हैं जिनको मईशत का, मुल्क का, गरीब की रोटी का ख्याल तो है कम से कम, कि वो ये सोच रहे हैं कि कहीं गरीब भूखा ना मर जाए। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि एक तरफ आपने गरीब की जान बचानी हो और एक तरफ दूसरी तरफ मईशत बचानी हो, तो पहली प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, जान बचाने की या मईशत बचाने की? मेरे नज़दीक तो सबसे पहली प्रायोरिटी जान बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि अगर जान बचेगी तो उसे रोटी भी वो मिल जाएगी, खा लेगा। लेकिन अगर जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? जो उसके घर वाले पीछे 5-10 हैं, वो बात तो फिर वही इमरान साहब ऐसा लग रहा है कि क्रिमिनल हो जाए। आपकी बात तो सही है, लेकिन बात वो घूम फिर के उसी बहस पे चली गई है जहां से शुरू हुई थी। पिछले साल भी हम यही डिस्कस करते रहे कि भूख से लोग मरेंगे या फिर कोरोना से मरेंगे, तो बुनियादी तौर पर सवाल फिर वहीं आ जाता है। लेकिन हिलाली साहब, आप इस पॉइंट के अब कन्विंस हो चुके हैं क्या कि लॉकडाउन ही होना चाहिए और लॉकडाउन सख्त लगाएं और उसके बाद बाकी सारी चीजें सारी मैनेज करें? लॉकडाउन अगर विदाउट दूसरे इंतज़ाम खाने का और कैश का, तो फिर तो बहुत ही डैमेजिंग है, फिर तो मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव है। मगर लॉकडाउन, थोड़ा सा कैश और खाने का बंदोबस्त, लॉन्ग लॉकडाउन अगर भी हो, बर्दाश्त हो सकता है, कोई बात नहीं। और मॉनिटरिंग करो, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करो। और मैं कहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, हमारी फौज को भी इसमें शरीक करो, शामिल करो। मैं देखना चाहता हूं उनको ऐसे मौके पे। इट्स अ डू और डाई एफर्ट फॉर गवर्नमेंट। इसीलिए फौज भी हमारे को मदद करती है सैलाब में। ये कुछ कम है, ये पैंडेमिक कुछ सैलाब नहीं है। मैं तो हैरान था आज कि मैंने किसी को नहीं देखा, एक वर्दी वाले को नहीं देखा मैं सड़कों पे। इसलिए कि हमारे जो पुलिस हैं, इनकी क्या चेकिंग हो रही है भाई? एक आदमी को 3 दफे आप फाइन कर रहे हैं, वो घर पहुंचते पहुंचते तो वो उसके जितने पैसे थे वो ही खत्म हो जाएंगे।
और भी बड़ा कुछ हो रहा है इस चेकिंग के आड़ में, ऐसी बहुत सारी खबरें हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन बहरहाल अगेन बात वहीं पे आकर रुकते हैं नाजरीन कि ना सिर्फ ये कि हमें कोरोना पर सियासी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए, ये नहीं है कि आप कोरोना को लेकर के ये सोच लें कि जनाब हमें एक दूसरे पर तनकीद का और चढ़ाई का मौका मिल गया, बल्कि इसके साथ साथ मुश्तरका हिकमत अमली के तहत अगर चला जाएगा तो जाहिर है कि उसमें उस बात में वज़न भी होगा और लोग भी उससे कन्विंस ज़्यादा हो पाएंगे। बहरहाल जनाब अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ सियासी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। क्या हो रहा है मुल्क की सियासत में? एक जानिब हम देख रहे हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर जो है इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस जारी किया है। दूसरी जानिब बिलावल भी ये बातें करता नज़र आ रहे हैं कि जनाब इलेक्शन की तैयारियाँ करें और अर्ली इलेक्शन भी हो सकता है। तो ये सारी खिचड़ी किस तरफ पक रही है, कहाँ जाएगी सिचुएशन, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो अक्सर ही पेशन गोइयाँ करते रहते हैं, अब एक नई पेशन गोई की है और इस दफ़ा पेशन गोई जो उनकी है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से शायद थोड़ी परेशान कुन हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में अगली गवर्नमेंट बनाएगी। क्या उन्होंने कहा, ज़रा सुन लीजिए। इमरान खान ने अभी कश्मीर में भी हुकूमत बनाई है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाई है, पंजाब में है, के में है, बलूचिस्तान में है। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह सिंध में भी पीटीआई हुकूमत बनाएगी। और ये बात बिल्कुल ही कोई ऐसी खाली हवाई बात नहीं हम कह सकते, क्योंकि हमें नज़र ज़रूर आ रहा है कि पीटीआई का भी सिंध में इंटरेस्ट ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है और ख़ास तौर पर मुआविन भी मुकर्रर कर लिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंध के उमूर के लिए। इसके साथ साथ उनकी जानिब से बयानबाजी भी ऐसा ही दिखाई देती है कि जनाब जो पीटीआई है वो सिंध का रुख करने जा रही है और कोशिश उनकी ये है कि अगली दफ़ा सिंध में भी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाए। तो ये सिर्फ एक पेशन गोई की हद तक है या अमली तौर पर ऐसा मुमकिन भी हो सकेगा, इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। पहले मैं ज़रा हिलाली साहब की तरफ जाऊँगी। हिलाली साहब, फिर आप तैयार हैं अगली गवर्नमेंट पीटीआई को देने के लिए सिंध में? देखिए 18 साल हो जाएंगे 2023 तक, जब इलेक्शंस होंगे तो 18 साल गुजर गए होंगे, 15 साल, कितने साल गुजर गए होंगे? 15 साल गुजर गए होंगे। क्या 15 साल में जो सिंध का हालत पीपीपी ने किया है, क्या कोई चाहेगा कि वो और 5 साल उसी लूट खसूट में मुब्तला रहें? मेरे ख्याल में नहीं। तो इंशाल्लाह इस दफ़े कोई एक तगड़ी पार्टी आके उनको एक फ़ाइट देगा, और अगर फ़ाइट देंगे तो अभी से उनका इंतज़ाम शुरू होना चाहिए, और मेरे ख्याल में शुरू हो रहा है। अरबाब रहीम जो है सुलझा हुआ आदमी है, उसके सपोर्टर्स हैं, उसने चीफ मिनिस्टर रह चुका है और परफॉर्मेंस उसका ठीक था, तो ही विल प्रेजेंट कंपटीशन। बड़ी अच्छी बात है, मगर एक्चुअली जो बात होगी वो जिस पे हमने तैयारी करके आए हैं उस पे तो आपने कुछ नहीं पूछा। उस पे मैं आ रही हूँ कमीशन पे। एग्जैक्टली मैं उस पे आ रही हूँ। मैं ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल ये मामला ज़रा निपटा लें, फिर उस पे भी आते हैं। जी इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है, पीटीआई की स्पेस बन सकती है आने वाले दिनों में सिंध में? किसी भी ऐसी जमात की स्पेस 100% बन सकती है जो सिंध में लोगों को ये यकीन दिला दे कि हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिए था। और 3 बार की हुकूमत के बावजूद वहाँ अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, वहाँ लोगों को अगर पीने का साफ़ पानी तक नहीं मिला, लोगों की तालीम और सेहत के मसाइल हल नहीं हुए, तो फिर मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। लेकिन क्या ये पीटीआई उसकी मुतबादिल साबित होगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अभी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे हिलाली साहब गुलाम और बाब रहीम की, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक चले हुए कारतूस हैं। वो अपना ज़िमनी इलेक्शन तक नहीं जीत पाए थे, हार गए थे। और सिंध असम्बली में आपको याद होगा एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था जब उनकी तरफ जूता भी उछाला गया था। गुजारिश ये है कि वो कोई इतनी पसंदीदा शख्सियत नहीं है सिंध की जो आए और छागे वाला मामला हो। जीडीए के साथ भी बड़ी कोशिश की गई है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने हालांकि अज खुद बड़ी कोशिशें की हैं कि वो नाकाम हो जाए क्योंकि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी की खुश नसीबी या खुशकिस्मती ये है
कि उनको मुकाबले में कोई ऐसे लोग मिले नहीं। मुस्लिम लीग नून की बात करें, उसके वहाँ पे उस तरह से है नहीं। पीटीआई की बात करें, इन्होंने कराची में इतनी सीटें जीतने के बावजूद भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। इवन अगर आप इंटीरियर सिंध की बात करें तो जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। लिहाजा इन तमाम लोगों को एक दफ़ा वोटर को, सिंधी वोटर को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि अब की बार अगर आप हमें वोट देंगे, मुंतखब करेंगे, तो आप हमें एक मौका ज़रूर दें, हम आपको परफॉर्म करके आपके मसाइल हल के दिखाएंगे। अच्छे जी, स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग इसमें ज़रूरी है। लेकिन हिलाली साहब, कैंपेन अपनी जगह, लेकिन परफॉर्म जब कोई करता है तो खुद लोग उसकी तरफ देखते हैं कि भाई ये वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ भी परफॉर्म करेगा। पीटीआई को कराची में तो खासा मौका मिला है, अच्छी सीटें भी दी गई हैं कराची, एहलियान कराची की तरफ से। तो अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि एहलियान कराची मायूस होते हैं, वो कहते हैं जनाब पीटीआई ने भी यहाँ कुछ नहीं किया, इस दफ़ा हमने उन्हें काफ़ी मौका दिया। तो फिर वो इंटीरियर में उन्हें कैसे मौका मिलेगा? जब आपको एक रोल मिलता है और जो डायरेक्टर है आपका फिल्म प्रोडक्शन का, वो आपको एक्टिंग करने ही नहीं देता है, वो आपको खेलने ही नहीं देता है, वो तो आपको कुछ ही कीप्स यू इन द शैडोज, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? 14 ये इधर के जो पीटीआई वाले हैं ये तो फेडरल गवर्नमेंट से उनको पैसे मांगने पड़ते हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो उनको कुछ नहीं देता है। भाई ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कराची में है क्या? इनके पास कुछ इंटरेस्ट नहीं है, 1-2 सीट्स हैं बस कराची का, दे केयर हूट फॉर कराची। अभी इन्होंने एक सीट जो जीता है ये मुस्लिम लीग को हरा के, वो भी लोग बताते हैं किस तरीके से जीता है। देखिए फॉर गॉड सेक, मेरे ख्याल में अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी जानी दुश्मन है, प्रोविंशियल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी तो पैकेज अनाउंस किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर पैकेज अनाउंस किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब वो पैकेज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वाटर, सब चीज सिंध में इज रन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उनके कराची के पास है कि आप तो उनको लोकल बॉडी इलेक्शन तक नहीं दिया है। कितने बेशर्मी है कि आप लोकल बॉडीज नहीं इलेक्शन कर पाए। वो दूसरी बात है कि अगर पंजाब में नहीं हुआ है, वो अगर पंजाब में भी नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट राइट। तो आप पूछ रहे हैं एक ऑपोजिशन पार्टी जिनकी जानी दुश्मनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको ऑपरेट करने के लिए देता ही नहीं है, मौका ही नहीं देता। तो आपको लगता है कि इसलिए वो कहते हैं फेडरल पैकेज दो, ठीक, फेडरल पैकेज दो, वो कहते हैं। लेकिन अब इमरान साहब, इसमें अब 2 बातें, एक तो ये कि अगले इलेक्शंस जो हैं वो उसके लिए उतना टाइम भी मिल जाएगा तैयारी का, क्योंकि कुछ हल्के आप खुद भी इस बात के लिए कह चुके हैं कि अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ उन्हें यकीन नहीं कराई गई है क्या? देखिए इस पे मैं ज़रूर तबसरा करता हूँ, लेकिन पहले 14 सीटों पे बात कर लूँ। अच्छा। जो हिलाली साहब फरमा रहे थे ना कि उनके बस में कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उनके बस में कुछ नहीं है, लेकिन मैं हिलाली साहब से दरख्वास्त करूँगा, हिलाली साहब ये कोरोना की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो रहा तो प्लीज़ आप उन 14 हल्कों में एक चक्कर जरूर लगाएं। वहाँ के वोटर अपने नुमाइंदों की शक्लें भूल गए हैं। वो कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे हमारे पास आते ही नहीं, भले काम ना करें लेकिन उनसे राब्ता तो रखें, उनसे मिले तो सही। उनका इतना एतराज़ है कि वो उनके पास जाते ही नहीं, हल्के में दोबारा गए नहीं। तो ये मामला है कि आप किसी को तसल्ली तो दे सकते हैं, किसी के 100 मामलात हैं उसमें आप फेडरल हुकूमत से भी हल करवा सकते हैं। इसीलिए नहीं जा रहे होंगे ना कि तीसरी बात जो सबसे अहम है, मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी अब सिंध में काम करने की ज़रूरत है। फंक्शनल लीग के साथ मिलके इंटीरियर सिंध में, फिर जमीयत उलमा इस्लाम का इंटीरियर सिंध में वोट है, और ये जो 14 सीटें हैं इसमें भी उनकी स्पेस बन सकती है अगले इलेक्शन में। अभी तो वो अपनी स्पेस खो रहे हैं फिलहाल तो नहीं, मैं आपको सिंध की अभी हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात आ जाती है इस पे जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का कहा, तो मैं तो कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि ताकतवर हल्कों की तरफ से ये भी शुनीद है कि ये यकीन दहानी भी कराई गई थी अपोजिशन को कि आप जो है ना, अब वो जो तहरीबी सियासत है या एहतजाजी सियासत है उसको छोड़ें, आप ज़रा पार्लिमानी सियासत करें, और उसमें ये मामला है कि इलेक्शन कुछ अर्ली भी करवाए जा सकते हैं, और ख़ुद वज़ीर आज़म भी बारहा ये कह चुके हैं कि इलेक्शन जल्दी भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मुत्तफिक हों तो 1 साल पहले भी इलेक्शन हो जाने में या करवा देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। हिलाली साहब, आप भी ये समझते हैं कि अर्ली इलेक्शंस की सिचुएशन है मुल्क में?
देखिए, पहले तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि ये जो 14 लोग हैं, ये क्यों अपना शक्ल अपने लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं? वो इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो शर्मिंदे हैं। वो शर्मिंदे क्यों हैं? इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट ये पैकेज जो उसको दिया है, ये कुछ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं दे रही है। वो मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। वो कहते हैं हम मुंह नहीं दिखा सकते। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं दे रही है, उनका कसूर है। इट्स नॉट, पैसे हैं ही नहीं, और अगर होता तो शायद देते। और अब जब उस इमरान खान को, मेरे ख्याल में ये आप समझते हैं अरबाब रहीम को फंक्शनल लीग का बेसिकली बंदा है ये इब्राहिम रहीम, इसको आपने क्यों स्पेशल असिस्टेंट बनाया है और पॉइंट मैन इन सिंध क्यों बनाया है? इसलिए कि इधर से इनको नोटिस मिल गया है, इनके 14 MNAs को, मे बी वी डोंट स्टैंड, हम टिकट ही नहीं लेंगे आपका। अच्छा। करें कुछ तो। अब ये सीरियसनेस डिस्प्ले करना है। अब 2 साल में अगर ये सीरियस हो जाए और इनको जो पैसे मिले हैं वो ठीक तरीके से इस्तेमाल हो। चलें यहीं से अब इस पे आ जाए, 2 साल होंगे या 2 साल से पहले ही कोई इलेक्शन का सीन बन सकता है? क्यों होएगा इलेक्शन उससे पहले भाई? क्यों एक आदमी 2 साल उसके पास है, वो क्या फायदा उठाएगा? कि थोड़ा सा डिविजन्स है मुस्लिम लीग में? क्या वाकई पैसे है? वो इतना प्रोग्रेस हो गया है इमरान खान के फुल स्टॉप करके अब इलेक्शन के लिए वो खुद जाना चाहे? बिल्कुल नहीं, वो नहीं चाहता इलेक्शन जाए। पागल होगा अगर वो अभी इलेक्शंस करेगा, इसलिए कि थोड़ी सी डिफरेंसेस जो हैं नून में और किस में, नून में, उसका फायदा उठाए। नॉनसेंस। नहीं तो अंपायर ने कोई ऐसी ऑपोजिशन को लॉलीपॉप दिया है क्या, जैसे इमरान साहब कह रहे हैं? ऐसा कोई आपकी खबर है कि कोई अंपायर ने कोई जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से, कि भाई आप ये एहतजाज छोड़ें, थोड़ा काम डाउन करें, अगर आप लोग बातचीत करते हैं थोड़ा अर्ली इलेक्शन करवा लेते हैं, कुछ ऐसी आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन उस तरफ से बन सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में इस किस्म का इंटरवेंशन वो नहीं करते हैं कि इलेक्शन कब होना चाहिए। वो तो अप टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पार्टी है, और मेरे ख्याल में वो देखेगा कि क्या इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, एडवांटेज है। मैं तो कोई खास एडवांटेज देख ही नहीं सकता। ठीक है, आपको नहीं लगता है कि अर्ली इलेक्शन की कोई सिचुएशन बन सकती है? आपको कुछ कमेंट करना है या मैं देखिए, बिलावल भुट्टो सरदार ने आज दूसरी तीसरी दफा ये बात की है कि अगर हमारे साथ मिल जाएं तो हम वफाकी हुकूमत भी गिरा सकते हैं और सूबाई पंजाब में कुछ ना कुछ कहना तो है। ओहो भाई, क्यों कहना है, क्यों कहना है? इसलिए कि वो अगर मुस्लिम लीग नून अपने इख्तलाफात ख़त्म करके पार्लिमानी सियासत में आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें PTI के लिए एक ख़तरा है। और दूसरी बात फिर दोबारा उन 14 सीटों की कि कराची का वोटर बड़ा पढ़ा लिखा वोटर है, बड़ा समझदार वोटर है। अगर आप किसी शर्मिंदगी की वजह से या कुछ ना डिलीवर करने की वजह से, वजह कोई भी हो, अगर आपने उसको मायूस किया है, उसकी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरे, तो फिर आप वो सीटें भूल जाएं। लेकिन इमरान साहब, जो अभी आपने पहले बात की है, मैं उसकी तरफ थोड़ा सा, आपने कहा कि जी वो उन्होंने फिर ऑफर किया, लेकिन बात वही है कि ये खुद आप कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अब खुद अपोजिशन का भी इस बात में इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो अर्ली गवर्नमेंट गिराएं, क्योंकि इस तरह तो वो शहीद बनाने वाली बात होगी। अब सब सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियां करना चाहती हैं और वो उसके लिए उन्हें टाइम चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए अब ये बातें मेरा ख्याल है शायद अवाम को दिखाने के लिए हो सकती है। देखिए कि इस सियासत में ना मुख्तलिफ हर तरह के दरवाजे खुले रखे जाते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस खुले रखे जाते हैं। तो अपोजिशन का काम ये होता है कि हुकूमत को दबाव में रखे, तो वो सिर्फ दबाव बढ़ाने की बात हो सकती है। ठीक है, ये एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी याद दहानी करा रहा है कि आपको जमातों के अंदर भी इंतखाब कराने ज़रूरी होते हैं, अपने पार्टी आइन के मुताबिक भी और ज़ाहिर इलेक्शन एक्ट के मुताबिक भी। लेकिन इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक नोटिस भी जारी किया गया और उनसे ये कहा गया कि क्यों ना आपसे आपका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाए अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। ये क्या नया कोई महाज है या इस कितना सीरियस बात है, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। लाल साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्यों नोटिस जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और कितना डेंजरस हो सकता है ये कोई? पहली बात तो ये है कि आपके व्यूअर्स को समझाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन है क्या। इसमें जैसे आपको पता है 4 मेंबर्स हैं और एक चेयरमैन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 2 मेंबर्स जो हैं वो नवाज शरीफ अपॉइंट किया है और 2 मेंबर्स जो हैं आसिफ अली जरदारी ने अपॉइंट किया है। तो ये जो सिकंदर सुल्तान साहब हैं, जो दामाद हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ नवाज शरीफ के एक्स, वो जो हैं एक 332 परमानेंट मेजॉरिटी मिल जाता है
नवाज शरीफ को। तो आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो इस किस्म का मेकअप है उसका। दसका में आपने देखा कुछ सीट, उन्होंने कहा कुछ पोलिंग स्टेशंस में गलती हुई है या ठीक नहीं हुआ है, उसको रीपोल करा है, उसने पूरा करवा लिया। अच्छा, किसी ये ख़ास कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर चलें उसको करवा लिया और सब लोगों को पता है कि क्यों किया और सब लोगों को पता है उसका नतीजा भी क्या हुआ। देखिए, एक इलेक्शन कमिश्नर जो बायस्ड है उसको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप एक ऑर्डिनेंस निकालें, एक्ट ऑफ, और उसको फिर 3 महीने बाद आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा, जिसका शायद आपके पास ये नहीं है, नंबर्स नहीं है। दूसरा ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या जुडिशल काउंसिल के पास जा सकते हैं। अब ये जो इंट्रा पार्टीज का जो नोटिस आया है मिस्टर इमरान खान को, जब इनके ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, दो चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं। नंबर 1, सब पार्टीज जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट वायलेट करके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट फॉर जमात इस्लामी। जमात इस्लामी का जो इलेक्शंस होता है एब्सोल्युटली क्लीन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं एक ख़त का, जिसको ख़त मिला है ना इमरान खान को, मैं ख़त का एक जवाब देता ये इलेक्शन कमिश्नर को। मैं उनको ये कहता कि जब ये आपका काम है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कंडक्ट करें, और जब आप हमें इत्मीनान करेंगे कि बेटे और बेटियां को इलेक्शन नहीं अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, तो फिर मैं भी आपको जवाब दूंगा कि मैं कैसे इलेक्शन करवाऊंगा। अच्छा, मगर आपका ये जो काम है ना, जो आप बेटियां और बेटों, नेपोटिज्म एट इट्स हाइट, वो आप तो टॉलरेट करते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि इलेक्शन करो। ठीक है, तो बेसिकली आपको लगता है कि ये जो टिल्ट है इलेक्शन कमीशन का, उसकी वजह से ये नोटिस हुआ है। लेकिन इमरान साहब, ये बात तो अपनी जगह है दुरुस्त कि हमारी सियासी जमातें भले जितना जमहूरियत का राग अलापें, लेकिन अपनी पार्टीज में तो जमहूरियत कोई भी नहीं चाह रहा होता। मुझे लाली साहब की बात सुन के ना मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी पे कंट्रोल रखा है। बुनियादी वजह ये है, नहीं हंसे खोल के। लाली साहब, पहले मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है। पंजाब और केपी उसके दोनों मेंबरान रिटायर्ड हो चुके हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज है। दूसरी, अब सुन लें, पिछली वो नहीं अपॉइंट होंगे, सर वो अपॉइंट ही नहीं होंगे। अब सुन लेना, तो आप जो अभी 5 वाला फार्मूला दे रहे थे वो तो गलत हो गया ना, वो 2 तो है ही नहीं। नहीं, कैसे आपने कहा नहीं अभी 3 और 2 वाला, वो तो गलत हो गया। यस, हाँ जी, इसलिए वो आप नहीं तो क्या हुआ है, कितने हो गए सर? 3-1 कितने हो गए सर? सुन लेना, अब 2 तो फारिग हो गए ना, एक चेयरमैन है और बाकी एक सिंध के रह गया, एक बलोचिस्तान का। आपको याद होगा कि पिछली दफा भी जब सिंध और बलोचिस्तान के मेंबर बनने थे तो 1 साल तक उसको डिले किया गया था, मामला लटका रहा, और उनका 1 साल के बाद ये मामला हुआ। ये जो पीटीआई का ये इस नोटिस की बात है ना, अब मैं आपसे ये बात करूं, इसके 2 पहलू हैं। पहला है तकनीकी और दूसरा है सियासी। तकनीकी पहलू ये है कि ये कह देना सिर्फ कि तमाम सियासी जमातें नहीं करती तो इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो गया। हमें देखना ये ना कहें कि देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ने जो इतराज़ उठाया है वो गलत है या जायज़ है, वो कानूनी है या गैर कानूनी है। असल इशू ये है, मैं समझता हूँ बिल्कुल 5 साल के बाद हर इलेक्शन होना चाहिए सियासी जमात में, उसको कानून के मुताबिक। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 209 का जिसका हवाला दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसके मुताबिक उन्हें इलेक्शन करवाना होता है, लिहाजा ये इन्हें भी करवाना चाहिए। और उसमें फिर जो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाना होता है कि जनाब हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो आइन और एक्शन एक्ट के मुताबिक करवाएं, बल्कि बाकी जमातों को भी करवाना चाहिए सबने। लेकिन होता क्या है, दूसरा जो पहलू है वो आप समझ लें कि तमाम सियासी जमातें, मतलब मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद होगा मार्च 2018 में बिला मुकाबला मियाँ शहबाज शरीफ को सदर मुंतखब करवा दिया। पीपल्स पार्टी ने क्या किया, 7 जनवरी 2021 को बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन कर। यहाँ पे वो सिस्टम है नहीं, करते नहीं। लेकिन ये जो जमहूरियत के दावेदार बनते हैं, इनको ये तो चाहिए ना कि पहले अपनी अपनी पार्टियों में तो जमहूरियत का निफाज करें। अपनी पार्टियों में ये नफाज करते नहीं और जमहूरियत के चैंपियन बन के मुल्क में जमहूरियत के राग लापना शुरू कर देते हैं। और यही हमें नजर आ भी रहा है। अच्छा हिलाल साहब, आपने कुछ कमेंट किया? देखिए,
हाँ, दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहले ये जो बलूचिस्तान का जो ये जो रिटायरमेंट हुए हैं, ये रिटायरमेंट्स अगर ये फिल इसलिए नहीं होंगे कि ये दो पार्टीज हैं ये ट्रस्ट नहीं करते हैं, मगर एक सेक्रेटरी को ले आया है। किसने लाया है? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तो आ गया है। वो सेक्रेटरी जो है वो वोट नहीं करता। आई नो ही डजंट वोट, बट ही मैनिपुलेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन। और वो कौन है? वो इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे सिलेक्ट हुआ है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। एक मिनट, ठीक है हिलाल साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है अब। चलिए आप दोनों चलिए जी नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस जारी किया उस पर बात हो रही थी। लाल साहब अब जल्दी से अपने शॉर्ट कमेंट कंप्लीट कर लें, फिर हम जरा आगे चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। जी अच्छा जी, ये लाली साहब से शायद हमारा राब्ता नहीं होगा, लेकिन बहरहाल नाज़रीन हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जनाब, जिस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। वो ये कि हम हमेशा से देखते रहे हैं कि भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है और ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों को दबाव में लाता है, प्लेयर्स पर भी दबाव बढ़ाना शुरू हो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शिरकत ना करें, इसके हवाले से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसने दबाव इस्तेमाल करने का ना सिर्फ ये कि उसका इंकशाफ हुआ है, बल्कि खुद प्लेयर्स अपने मुंह से बता रहे हैं कि जनाब इस तरह से उन्हें दबाव डाला गया कि आइंदा पर आपको भारत में किसी भी लीग के लिए एंट्री नहीं हम करने देंगे। तो पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान से खेलने के हवाले से भी बार बार सियासत ले आता है बीच में, खेल में भी भारत। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से चलेगी, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इस पर हमें ख़ास तौर पर आज ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स के मायनाज एनालिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले तो आप यही बताइए, आज आपको भी मैं देख रही थी हर्षल गिब्स से पर्सनली भी आपकी बात हुई है, आपको इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, क्या उन्होंने अपने रिजर्वेशंस आपको बताए, क्या कहते हैं वो? बहुत बहुत शुक्रिया समीना। मसला ये है कि हर्षल गिब्स को जिस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड धमकियां दे रहा है, न सिर्फ हर्षल गिब्स को बल्कि और दीगर क्रिकेटर्स को, जिनमें तिलका रत्ने, दिलशान श्रीलंका के, उसके अलावा उवैस शाह जो है उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उसके अलावा मॉन्टी पानेसर वो भी इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। तो एक दबाव डाल रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कि अगर अब आप कश्मीर प्रीमियर लीग में गए तो आप भारत में नहीं आ सकते। हर्षल गिब्स पे तो वैसी ही पाबंदी आयद है भारत में न जाने की, और उनको धमकी जो दी गई तो वो खुलकर सामने आए बकिया प्लेयर्स की बनिस्बत। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत का जो तर्ज अमल है, क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम कहलाता है सबीना, और इसमें तो कहते हैं कि ये शरीफों का खेल है, लेकिन अब इसमें सियासत भी इन्वॉल्व हो गई है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये रवैया जो है ये यकीनन बहुत ही काबिल मजम्मत है कि अगर हम इसकी जितनी मजम्मत करें कम है, क्योंकि खेल में वो सियासत को ले आया है। पहले वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ न खेलने पर के सियासत कर रहा था, और अब एक कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है। आखिर भारत को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? ये लीग तो कश्मीर में हो रही है, क्योंकि भारत ने 5 अगस्त को अब से 2 साल पहले जो इक़दाम किया था, निहत्ते कश्मीरियों पर जो जबर और मजालिम के सिलसिले का आगाज किया था, तो लगता है कि वो खौफजदा है कि अगर ये लीग हो गई तो हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए। ये भारत का ये दबाव तोड़ने का तरीका कार क्या है? क्योंकि ये धमकी धौंस और अपनी मनमानी वाला जो रवैया है ये तो हम देखते हैं शुरू से है। इसका प्लेयर्स इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं कि किस तरह से भारत का ये इन्फ्लुएंस तोड़ा जा सके? पीसीबी क्या कर सकता है? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया समीना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान में, उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए। कल से ये मामला चल रहा है, पीसीबी सोया हुआ था। आज 4:36 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें उन्होंने कहा है ये सब गलत है। तो इससे पहले कहाँ थे? मुझे लगता है कि शायद ये थोड़े से खौफजदा हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बहुत इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, क्योंकि जितने ज्यादातर जो स्पॉन्सर्स हैं, जो कमर्शियल चीजें आती हैं वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड T20 में, वो भारत के हैं। तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी वजह से खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन इनको करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं
जो इंग्लैंड से आए हैं, बर्मिंघम से वसीम खान साहब, वो खुद भी कश्मीरी ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खामोश है। इनकी खामोशी यकीनन एक सवालिया निशान है कि इनको खुलकर बोलना बिल्कुल चाहिए, अच्छी तरह एक्सपोज करना चाहिए। मिर्जा साहब आप साथ रहिएगा, मैं जरा इमरान साहब से भी कमेंट लूं। ऐसा लग रहा है इमरान साहब कि भारत खुद को खुद ही एक्सपोज किए चले जा रहा है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर। देखिए, मजहब हो, सकाफत हो, सियासत या खेल, इंडिया ने हर चीज़ को, कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें इंतहा पसंद हुकूमत ने अपनी इंतहा पसंदी ना घुसेड़ने की कोशिश की हो। मुझे आप ये बताएं कि ये मामला यही नहीं, आईसीसी जिसका जिक्र अभी मिर्ज़ा साहब कर रहे थे, उसके ज़रिए पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पे पाबंदी लगवाई गई, फिर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद किए गए, फिर उन्होंने IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी, फिर उन्होंने PSL में इंडियन खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह के जितने हथकंडे थे वो हमेशा से इख्तियार करते आए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खौफजदा हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनका एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा तो फिर हम उनको भी हराएंगे, उनको मैदान में भी मारेंगे। लिहाजा वो अभी तो खैर हमारी अपनी टीम की सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हिलाली साहब आपका क्या तज्जिया है? ये इंडिया तो हर मौके पे खुद को खुद ही एक्सपोज कर रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ इसलिए है कि इंडिया में क्राउड्स बहुत हैं, और इंडिया जितना इंडिया क्रिकेट का कंट्रीब्यूट करता है BCCI ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और कोई मुल्क नहीं करता है, नोवेयर नियर इट। तो इंडिया की बात लोग सुनते हैं, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड लिसन टू इंडिया इसलिए कि आपका नुकसान होगा, क्राउड नहीं आएंगे, अगर आप इंडिया शायद ना जाके खेल सकें इसलिए फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बात असल ये है कि मोदी साहब ने अपना मुल्क को तबाह कर रहा है, ये करने दें इसको, ये हर चीज तबाह करेगा आस्ते आस्ते, अपने हाथ से खुद ही कर लेंगे। ठीक है, फ्रैंकली हिलाली साहब मुझे लास्ट मिनट है, मैं जरा मिर्जा साहब से इसको कंक्लूड जरूर करवाना चाहूंगी। मिर्जा साहब, फिर अब ये हर्षल गिब्स से जैसे आपकी बात भी हो रही थी और बाकी भी जो खिलाड़ी है, उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि ये अगेंस्ट इंडिया कोई प्लान कर रहे हैं? देखिए, वो स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे? ये सारे समीना रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनको क्रिकेट से रिटायर हुए काफी अरसा हो गया, करंट क्रिकेटर्स भी नहीं है। अगर करंट क्रिकेटर हो भारत की, फिर खौफजदा होना कुछ समझ में आता है। ये तो वो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं। स्ट्रेटजी ये इसलिए नहीं बना सकते कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये कुछ नहीं कर सकते, इनका क्रिकेट बोर्ड ही जो कुछ भी करेगा, और इनके क्रिकेट बोर्ड का अब इनसे कोई इतना लेना देना नहीं रहा, बिकॉज दे ऑल हैव बीन रिटायर्ड। तो मेरे ख्याल में अब इनको बहादुराना अंदाज से, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को पैसे भी मिल चुके इस लीग के, एडवांस में पैसे ले चुके, तो इनको बहादुराना अंदाज से मुकाबला करना चाहिए और आना चाहिए मेरी राय में। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और जनाब उनका तज्जिया आपने सुना। हिलाली साहब की बात इंटरेस्टिंग है, और सबका ये मौक़िफ़ भी कि इंडिया खुद ही ऐसे हथकंडे कर रहा है कि जिससे वो खुद ही एक्सपोज भी हो रहा है और अपना नुकसान भी कर रहा है। तो होपफुली इसमें भी इनके साथ शायद यही होने जा रहा है। बहरहाल जनाब, इसी नोट पर आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।